श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले वाक्य भूतकाल कर्मवाच्य के हैं कि नहीं, उसको कैसे पहचानें और उसमें तप प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार करें। और साथ में यह भी देखा था कि जब सकर्मक धातु में कर्म की अविवक्षा हो जाती है और धातु अकर्मक मानी जाती है, तब उसमें तप प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग किस प्रकार करना है, इसको हमने उदाहरण सहित विस्तार से समझा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए अब तप प्रत्ययान्त क्रिया का विशेष प्रयोग समझने के लिए व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले भूतकाल के कुछ विशेष वाक्य देखते हैं। वाक्य हैं: मीरा ने भात खाया, मीरा ने भात खा लिया, मीरा भात खा चुकी थी, मीरा ने भात खा लिया था। ये सभी वाक्य भूतकाल के हैं और उसमें जो खाना क्रिया प्रयोग हुई है वो सकर्मक धातु है। मीरा ने भात खाया यह कर्तृवाच्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है। मीरा ने भात खा लिया यह कर्मवाच्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है। इनसे तुम अच्छी तरह से परिचित हैं। मीरा भात खा चुकी थी यह कर्तृवाच्य पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। पूर्ण भूतकाल अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस। और मीरा ने भात खा लिया था यह कर्मवाच्य का पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। पूर्ण भूतकाल के वाक्य की पहचान है कि हिंदी में वाक्य के अंत में थी था थे का प्रयोग हुआ होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं, खा चुकी थी, खा लिया था। तो ये दोनों ही वाक्य पूर्ण भूतकाल के वाक्य हैं। आइए अभ्यास के लिए और हिंदी वाक्य देख लेते हैं। मैंने कविता लिखी, मैंने कविता लिख ली, मैं कविता लिख चुकी थी, मैंने कविता लिख ली थी। तो अंतिम दो वाक्य में थी सुनाई पड़ रहा है, अतः यह दोनों वाक्य पूर्ण भूतकाल के हैं। आगे हैं: तूने कूड़ा फेंका, तूने कूड़ा फेंक दिया, तू कूड़ा फेंक चुका था, तूने कूड़ा फेंक दिया था। तो यहाँ पर भी अंत में था सुनाई पड़ रहा है, पूर्ण भूतकाल के वाक्य हैं। आगे हैं: रवि ने टेबल पोंछा, रवि ने टेबल पोंछ दिया, रवि टेबल पहुंच चुका था, रवि ने टेबल पहुंच दिया था। तो यहाँ पर भी अंतिम दो वाक्यों में अंत में था सुनाई पड़ रहा है, अतः यह दोनों ही वाक्य पूर्ण भूतकाल के हैं। आगे: उन्होंने बर्तन मंजवाए, उन्होंने बर्तन मंजवा दिए, वे बर्तन मांज चुके थे, उन्होंने बर्तन मंजवा दिए थे। तो यहाँ पर भी अंतिम दो वाक्य में अंत में थे सुनाई पड़ रहा है, अतः ये दोनों वाक्य पूर्ण भूतकाल के हैं। और साथ में यह भी हमें ध्यान रखना है कि कर्तृवाच्य में सभी वाक्यों में क्रिया का संबंध कर्ता के साथ हो रहा है और कर्मवाच्य में सभी वाक्यों में क्रिया का संबंध कर्म के साथ है। जैसे वे बर्तन मंजवा चुके थे में मंजवा चुके थे क्रिया वे इस कर्ता के साथ जुड़ी हुई है और उन्होंने बर्तन मंजवा दिए थे इस वाक्य में मंजवा दिए थे इसका संबंध बर्तन के साथ है। आगे एक वाक्य और देख लेते हैं। हम दोनों ने बाई से चावल पकवाया, हम दोनों ने बाई से चावल पकवा दिया, हम दोनों बाई से चावल पकवा चुके थे, हम दोनों ने बाई से चावल पकवा दिया था। यहाँ पर भी अंतिम दो वाक्य में अंत में थे और था सुनाई पड़ रहा है, अतः ये पूर्ण भूतकाल के वाक्य हैं। और पकवा चुके थे इसका संबंध कर्ता के साथ है, इसलिए कर्तृवाच्य पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। और पकवा दिया था इसका संबंध चावल के साथ है, अतः यह कर्मवाच्य में पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। इस प्रकार सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में क्या भेद है और वाक्य कर्तृवाच्य का है कि कर्मवाच्य का है, इसकी अच्छी तरह से पहचान हमें हो जानी चाहिए। भाषा पर ध्यान देने से वाक्यों की पहचान भी हमारे लिए सहज हो जाएगी। अब हम देखेंगे पूर्ण भूतकाल की क्रियाओं का संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार किया जाता है। भूतकाल में हम कर्तृवाच्य में सामान्य भूतकाल और कर्मवाच्य में भी सामान्य भूतकाल का अनुवाद किस प्रकार किया जाता है अच्छी तरह से समझ चुके हैं। कर्तृवाच्य में सामान्य भूतकाल का अनुवाद करने के लिए हम लंग लकार अथवा क्तवतु प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करते हैं और कर्मवाच्य में सामान्य भूतकाल का अनुवाद करने के लिए हम तप प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करते हैं।
अब कर्तृवाच्य में पूर्ण भूतकाल का अनुवाद करना हो तो हमें तवतु प्रत्यंत क्रिया के साथ अस धातु लंग लकार का प्रयोग करना होगा, और कर्मवाच्य में पूर्ण भूतकाल का अनुवाद करना हो तो हमें तप प्रत्यंत क्रिया के साथ अस धातु लंग लकार में प्रयोग करनी होगी। बहुत ही आसान है पूर्ण भूतकाल का अनुवाद करना, क्योंकि कर्तृवाच्य में तवतु प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अतः पूर्ण भूतकाल का अनुवाद करते समय अस धातु लंग लकार के साथ हमें तवतु प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना है, और कर्मवाच्य में तप प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अतः कर्मवाच्य में पूर्ण भूतकाल का अनुवाद करने के लिए हमें अस धातु लंग लकार के साथ तप प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना है। आइए उदाहरण से समझते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। वाक्य है, मीरा भात खा चुकी थी। क्रिया है खा चुकी थी, इसका संबंध है मीरा के साथ। खा चुकी थी कौन? मीरा। तो क्योंकि क्रिया का संबंध कर्ता के साथ है अतः यह वाक्य कर्तृवाच्य का है, और खा चुकी थी यह भूतकाल का है, और अंत में थी सुनाई पड़ रहा है अतः यह पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। और पूर्ण भूतकाल के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कर्तृवाच्य में हमें अस धातु लंग लकार के साथ तवतु प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना है। अब खा चुकी थी इस क्रिया में भी दो विभाग हैं, एक है खा चुकना और दूसरा है थी। तो थी इसका अनुवाद करने के लिए हम अस धातु लंग लकार का प्रयोग करेंगे, और खा चुकने के लिए हम खाद्य धातु तवतु प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे। और वाक्य में थी इस क्रिया का संबंध जिसके साथ होगा, खा चुकना इसका संबंध भी उसके साथ ही होगा। तो मीरा भात खा चुकी थी, तो थी कौन थी? मीरा। तो थी इस क्रिया का संबंध मीरा के साथ है, तो खा चुकना यह क्रिया का संबंध भी मीरा के साथ ही होगा। थी इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम अस धातु लंग लकार का प्रयोग करेंगे। थी का संबंध मीरा के साथ है, और मीरा अन्य विभाग का कर्ता होने से क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमें प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है। तो अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा आसीत। खा चुकी थी इसका संबंध भी मीरा के साथ है, और खा चुकी इसका अनुवाद करने के लिए हमें तवतु प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना है। तवतु प्रत्यंत क्रिया में हमने देखा है कि जो लिंग विभक्ति वचन कर्ता के होते हैं वही लिंग विभक्ति वचन तवतु प्रत्यंत क्रिया के होते हैं। इस वाक्य में मीरा कर्ता है, स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है और संख्या में एक है, अतः मीरा का अनुवाद करने के लिए हम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो खा चुकी इसका अनुवाद करने के लिए खादित्वत प्रातिपदिक स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग किया जाएगा, और भात कर्मकारक है अतः अनुवाद करने के लिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार मीरा भात खा चुकी थी इस वाक्य का अनुवाद होगा मीरा ओदनम खादितवती आसीत, है ना। पूर्ण भूतकाल का अनुवाद करना कितना आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने पर आप लोग भी बड़ी सहजता से अनुवाद कर सकते हैं। आगे वाक्य है, मीरा ने भात खा लिया था। अब क्रिया है खा लिया था, क्या खा लिया था? भात। तो आप देखें क्रिया का संबंध भात कर्म के साथ है, अतः यह वाक्य कर्मवाच्य का है। क्रिया भूतकाल की है और अंत में था सुनाई पड़ रहा है, अतः पूर्ण भूतकाल की क्रिया है। कर्मवाच्य पूर्ण भूतकाल की क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमें अस धातु लंग लकार के साथ तप प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर था इसका अनुवाद करने के लिए अस धातु लंग लकार का प्रयोग करेंगे, और खा लिया इसका अनुवाद करने के लिए तप प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे। कर्मवाच्य में था का अनुवाद करते समय एक बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि कर्मवाच्य में था क्रिया का संबंध हमेशा ही कर्म के साथ होगा, अतः हमें देखना होगा कि कर्म है वो वक्ता विभाग का है कि श्रोता विभाग का है कि अन्य विभाग का है, उस अनुसार था क्रिया का अनुवाद होगा। यहाँ पर हमारा जो कर्म भात है वो अन्य विभाग का है, अतः था क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष में प्रयोग करेंगे, और भात क्योंकि संख्या में एक है अतः था क्रिया का अनुवाद करते समय हम एक वचन का प्रयोग करेंगे, अर्थात अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग होगा। और अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है आसीत। खा लिया इसका अनुवाद करने के लिए हमें खाद्य धातु तप प्रत्यंत क्रिया खादिता का प्रयोग करना है, और खा लिया इसका संबंध भात के साथ है, अतः भात में जो लिंग विभक्ति वचन है वही लिंग विभक्ति वचन हमें खा लिया का अनुवाद करते समय प्रयोग करना है। भात को संस्कृत में ओदन कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा आती है, और भात संख्या में एक है अतः एक वचन का प्रयोग होगा, अर्थात भात का अनुवाद करने के लिए हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। अतः खा लिया इसका अनुवाद करने के लिए भी खादिता इस क्रिया को हमें पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग करना होगा।
और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया होती है, अतः मीरा इस कर्ता का अनुवाद करने के लिए हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना होगा। इस प्रकार मीरा ने भात खा लिया था, इस वाक्य का अनुवाद होगा मीरया ओदना खादितः आसीत। आगे वाक्य है मैं कविता लिख चुकी थी। क्रिया है लिख चुकी थी, इसका संबंध मैं इस कर्ता के साथ है, अतः कर्तृवाच्य का वाक्य है। मैं यह कर्ता वक्ता विभाग का है, अतः थी इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम अस धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन में प्रयोग करेंगे। और क्रिया से यह स्पष्ट है कि कर्ता कोई लड़की है और संख्या में एक है, अतः हमें अनुवाद करते समय अस्मत् सर्वनाम प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना है। अतः लिख चुकी इसका अनुवाद करने के लिए भी हम लिख धातु तवतु प्रत्यांत क्रिया लिखितवत के लिए स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। कविता कर्मकारक है, कविता को संस्कृत में कविता ही कहते हैं, अतः वाक्य का अनुवाद होगा अहम कविताम लिखितवती आसम। इस प्रकार पूर्ण भूतकाल का अनुवाद करते समय हमें ध्यान देना है। थे इस क्रिया का अनुवाद करते समय कर्ता को देखना है, कर्ता के अनुसार अस धातु लंग लकार का पुरुष और वचन का निर्धारण करना है। आगे वाक्य है मैंने कविता लिख ली थी। इस वाक्य की क्रिया है लिख ली थी, इसका संबंध कविता के साथ है अर्थात कर्मकारक के साथ है, अतः वाक्य कर्मवाच्य का है। थी इसका संबंध कविता के साथ होने से अनुवाद करते समय हमें अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का प्रयोग करना होगा। कविता के लिए संस्कृत में कविता स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का ही प्रयोग होता है, अतः लिख ली इसका अनुवाद करने के लिए लिख त प्रत्यांत क्रिया लिखित का प्रयोग भी हम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में ही करेंगे। मैंने इस कर्ता का अनुवाद करने के लिए हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अतः वाक्य का अनुवाद होगा मया कविता लिखिता आसीत। आगे वाक्य है तू कूड़ा फेंक चुका था। फेंक चुका था इस क्रिया का संबंध कर्ता तू के साथ है, अतः यह वाक्य कर्तृवाच्य का है। तो यह कर्ता श्रोता विभाग का है, अतः था इस क्रिया का अनुवाद करते समय हम अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन का प्रयोग करेंगे। अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन में रूप बनता है आसी ही। वाक्य की क्रिया से स्पष्ट है कि तू के द्वारा जिसको कहा जा रहा है वो कोई लड़का है। यद्यपि तू का अनुवाद करने के लिए हम युष्मत् सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, उसमें स्त्री हो चाहे पुरुष हो रूप समान रूप से चलते हैं। युष्मत् के रूप चलाने में लिंग का कोई असर नहीं दिखाई देता है, किंतु फेंक चुका इस क्रिया का अनुवाद करते समय हमें लिंग निर्धारण करना आवश्यक होता है, अतः कर्ता स्त्री है कि पुरुष है यह देखना जरूरी है। फेंक चुका इसका अनुवाद करने के लिए हम क्षिप धातु तवतु प्रत्यांत क्रिया क्षिप्तवत का प्रयोग करेंगे। इसका संबंध कर्ता तू के साथ है। कर्ता का अनुवाद करने के लिए हमने पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, अतः फेंक चुका इसका अनुवाद करने के लिए भी हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। कूड़े को संस्कृत में अवकर कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो वाक्य का अनुवाद होगा त्वम अवकरम क्षिप्तवान आसीहि। आगे वाक्य है तूने कूड़ा फेंक दिया था। इस वाक्य में फेंक दिया था क्रिया का संबंध कूड़े के साथ है अर्थात कर्म के साथ है, अतः वाक्य कर्मवाच्य का है। और कूड़ा जो है वो वक्ता श्रोता अन्य विभाग की दृष्टि से देखें तो अन्य विभाग में जाएगा, अतः था इसका अनुवाद करने के लिए हम अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का प्रयोग करेंगे। कूड़े को संस्कृत में अवकर कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, संख्या में एक होने से एकवचन का प्रयोग करेंगे। फेंक दिया इसका संबंध कूड़े के साथ है। फेंकने के लिए क्षिप धातु प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग होगा, क्योंकि कूड़े का अनुवाद करने के लिए हमने पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, अतः फेंक दिया इसका अनुवाद करते समय भी हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः तू इसका अनुवाद करने के लिए हम तृतीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा त्वया अवकरः क्षिप्तः आसीत। तो पूर्ण भूतकाल के वाक्यों का अनुवाद करते समय हमें हमेशा ध्यान रखना है कि था थे थी क्रिया का अनुवाद कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार होगा और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होगा। कर्तृवाच्य में तो हमें स्पष्ट है कि कर्ता यदि वक्ता विभाग का हो तो क्रिया हमें उत्तम पुरुष की प्रयोग करनी है, कर्ता यदि श्रोता विभाग का हो तो हमें मध्यम पुरुष की क्रिया प्रयोग करनी है, और कर्ता यदि अन्य विभाग का हो तो हमें प्रथम पुरुष की क्रिया प्रयोग करनी है। पर कर्मवाच्य में भी हमें यदि कर्म अस्मद है तो हमें उत्तम पुरुष की क्रिया प्रयोग करनी होगी। कर्म के लिए यदि हम युष्मत् सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो क्रिया हमें मध्यम पुरुष की प्रयोग करनी होगी, और अस्मद युष्मत् को छोड़ करके अन्य कोई भी शब्द यदि कर्म के लिए हम प्रयोग करते हैं तो हमें क्रिया हमेशा ही प्रथम पुरुष की प्रयोग करनी होगी।
इतनी बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो पूर्ण भूतकाल के वाक्यों का अनुवाद करना अत्यंत ही सरल हो जाएगा। अभ्यास के लिए और वाक्य देख लेते हैं। रवि टेबल पहुंच चुका था। तो पहुंच चुका था इस क्रिया का संबंध रवि कर्ता के साथ है, अतः यह कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब था का संबंध कर्ता के साथ होने से और कर्ता क्योंकि अन्य विभाग का है, अतः था इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग करेंगे। रवि किसी लड़के का नाम है, अतः यह इकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है और कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, संख्या में एक होने से एक वचन। तो कर्ता का अनुवाद करने के लिए पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, अतः पहुंच चुका इस क्रिया का अनुवाद करते समय भी हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। पहुंच चुका इसका अनुवाद करने के लिए हम प्रोंछित धातु तवतु प्रत्यांत क्रिया प्रोंछितवत का प्रयोग करेंगे। और टेबल को संस्कृत में फलक कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, अतः वाक्य का अनुवाद होगा रवि ही फलकम प्रोंछितवान आसीत। आगे वाक्य है रवि ने टेबल पहुँच दिया था। पहुँच दिया था इसका संबंध टेबल के साथ है। क्या पहुँच दिया था? टेबल। तो टेबल कर्मकारक है, क्रिया का संबंध कर्म के साथ होता है तो वाक्य कर्मवाच्य का माना जाता है, तो यह वाक्य कर्मवाच्य का है। अतः था इसका अनुवाद करने के लिए अब हमें टेबल देखना होगा। टेबल अस्मद भी नहीं है, युष्मद भी नहीं है, अस्मद युष्मद से भिन्न होने से था इसका अनुवाद करने के लिए हमें अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष में प्रयोग करना होगा और टेबल संख्या में एक होने से था इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमें एक वचन का प्रयोग करना है। टेबल को संस्कृत में फलक कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, संख्या में एक होने से एक वचन। तो टेबल का अनुवाद करने के लिए नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा, अतः पहुँच दिया इसका अनुवाद करने के लिए भी हम प्रोंछित धातु प्रत्यांत क्रिया प्रोंछित इसका भी नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। रवि इकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, हरि के अनुसार इसके रूप चलेंगे, अतः वाक्य का अनुवाद होगा रविना फलकम प्रोंछितम आसीत। आगे वाक्य है हम बर्तन मंजवा चुके थे। मंजवा चुके थे कौन? हम। तो मंजवा चुके थे इस क्रिया का संबंध हम इस कर्ता के साथ है, अतः यह वाक्य कर्तृवाच्य का है। और हम यह कर्ता वक्ता विभाग का है, अतः थे इस क्रिया का अनुवाद करते समय हमें अस धातु लंग लकार उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। हम यह कर्ता बहुवचन में है, अतः क्रिया का अनुवाद करते समय हमें बहुवचन का प्रयोग करना होगा। तो अस धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है आस्म। अब क्रिया से स्पष्ट है कि हम इस कर्ता के द्वारा स्त्री और पुरुष का समुदाय कहा जा रहा है अथवा तो केवल पुरुष कहे जा रहे हैं, क्योंकि हम शब्द का प्रयोग यदि स्त्रियां करेंगी तो वाक्य होगा हम बर्तन मंजवा चुकी थीं, पर यहाँ पर क्रिया है मंजवा चुके थे, अतः हम शब्द के द्वारा केवल स्त्रियों को तो नहीं कहा जा रहा है, या तो पुरुष कहे जा रहे हैं अथवा तो स्त्री और पुरुष का समुदाय कहा जा रहा है। केवल पुरुष कहे जा रहे हों अथवा पुरुष और स्त्री का समुदाय कहा जा रहा हो, दोनों ही स्थिति में पुल्लिंग का ही प्रयोग होगा। यद्यपि हम इसका अनुवाद करने के लिए हम अस्मत् सर्वनाम का प्रयोग करेंगे जिसमें लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु मंजवा चुकना इस क्रिया का संबंध हम के साथ है, अतः हमें लिंग निर्धारण करना आवश्यक है। तो हमारे कर्ता का लिंग यहाँ पर पुल्लिंग है और कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग होगा। अतः मंजवा चुकना इस क्रिया का अनुवाद करते समय भी हम मार्जित धातु तवतु प्रत्यांत क्रिया मार्जित वत में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो मार्जित वत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा मार्जितवन्तः। और बर्तन को संस्कृत में भांड कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, संख्या में बहुत हैं, अतः अनुवाद करने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा वयम भांडानि मार्जितवन्तः आस्म। बर्तन के लिए हम पात्र शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, यह भी अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, तब वाक्य का अनुवाद होगा वयम पात्राणि मार्जितवन्तः आस्म। आगे वाक्य है उन्होंने बर्तन मंजवा दिए थे। तो मंजवा दिए थे क्या? बर्तन। तो यहाँ पर क्रिया का संबंध कर्म के साथ है, अतः यह कर्मवाच्य का वाक्य है। अब थे का अनुवाद करते समय हमें बर्तन को देखना है। बर्तन युष्मद अस्मद से भिन्न अन्य विभाग में जाएगा, अतः थे इस क्रिया का अनुवाद करते समय हम
असधातु लंग लकार प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे और बर्तन बहुवचन में है, अतः थे क्रिया का अनुवाद करने के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो असधातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रिया बनती है आसन। बर्तन का अनुवाद करने के लिए भांड प्रातिपदिक अकारांत नपुंसकलिंग है और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग करेंगे। मंजवा देना इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमें मार्जी धातु प्रत्यांत क्रिया मार्जिता का प्रयोग करना है। क्योंकि कर्म का अनुवाद करने के लिए हमने नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है, अतः मंजवा देना क्रिया का अनुवाद करने के लिए भी हमें मार्जित क्रिया नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में प्रयोग करनी होगी। कर्ता उन्होंने अनुवाद करने के लिए हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, तो वाक्य का अनुवाद होगा तई ही भांडानी मार्जितानी आसन। यदि हम बर्तन के लिए पात्र शब्द का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा तई ही पात्राणी मार्जितानी आसन। एक अंतिम वाक्य देख लेते हैं। हम दोनों अपनी बाई से चावल पकवा चुकी थीं। क्रिया है पकवा चुकी थी, कौन? हम दोनों। तो क्रिया का संबंध कर्ता के साथ है, अतः कर्तृवाच्य का वाक्य है। कर्ता हम दोनों क्योंकि वक्ता विभाग का है और संख्या में 2 हैं, अतः थी इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम असधातु लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन की प्रयोग करेंगे। असधातु लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है आस्व। क्रिया से यह बात स्पष्ट है कि हम दोनों से जिनको बताया जा रहा है वो दोनों महिला हैं, पुरुष नहीं है। यहाँ पर क्रिया है पकवा चुकना। पका चुकना ऐसा होता तब तो हम पच धातु तवतु प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करते हैं, पर यहाँ पर क्रिया पकवा चुकना है, तो पकवाने के लिए हम पाची निजंत धातु का प्रयोग करेंगे और तवतु प्रत्यांत क्रिया बनेगी पाचितवत। अब पकवा चुकना इस क्रिया का संबंध हम दोनों के साथ है। अभी हमने देखा हम दोनों के द्वारा 2 महिलाओं को बताया जा रहा है, अतः पकवा चुकना इसका अनुवाद करने के लिए पाचित्वत क्रिया हमें स्त्रीलिंग में प्रयोग करनी है। और कर्ता में क्योंकि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और कर्ता संख्या में 2 हैं, अतः पाचित्वत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति द्विवचन में प्रयोग करना होगा। तो पाचित्वत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन में रूप बनेगा पाचितवत्यौ। क्या पकवा चुकी थी? चावल। चावल कर्मकारक है, संस्कृत में चावल को ओदन कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। किससे पकवा चुकी थी? अपनी बाई से। तो बाई यह प्रयोज्य कर्ता है। प्रयोजक कर्ता और प्रयोज्य कर्ता के बारे में हम कक्षा 28 में विस्तार से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। जिनको याद न हो वह कृपया कक्षा 28 को एक बार दोहरा लें। वहाँ हमने देखा है कि प्रयोज्य कर्ता का अनुवाद करने के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः बाई का अनुवाद करने के लिए हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बाई को संस्कृत में सेविका कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है, संख्या में 1 होने से एकवचन का प्रयोग करेंगे। अपनी यह बाई का विशेषण है। अपनी इसका अनुवाद करने के लिए हम स्वीय प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। विशेष्य बाई का अनुवाद करने के लिए हमने स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, अतः अपनी इसका अनुवाद करते समय स्वीय प्रातिपदिक स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एकवचन में प्रयोग किया जाएगा। तो वाक्य का अनुवाद होगा आवाम स्वीयया सेविकया ओदनम पाचितवत्यौ आस्व। अपनी इसका अनुवाद करने के लिए हम स्व सर्वनाम का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको भी हमने कक्षा 71 में विस्तार से समझा हुआ है। अपना इस अर्थ का अनुवाद करने के लिए स्व सर्वनाम का प्रयोग पुल्लिंग में ही किया जाता है, अतः बाई इसका अनुवाद करने के लिए प्रयुक्त प्रातिपदिक सेविका भले ही स्त्रीलिंग में है, पर विशेषण अपनी का अनुवाद करते समय जब हम स्व सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग में ही करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा आवाम स्वेन सेविकया ओदनम पाचितवत्यौ आस्व। आगे वाक्य है हम दोनों ने अपनी बाई से चावल पकवा दिया था। क्रिया है पकवा दिया था। क्या पकवा दिया था? चावल। इस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म के साथ है, अतः यह वाक्य कर्मवाच्य का है। कर्म चावल अस्मद युष्मद से भिन्न होने से था इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम असधातु लंग लकार प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। चावल संख्या में 1 होने से एकवचन का प्रयोग करेंगे। चावल के लिए संस्कृत में ओदन प्रातिपदिक का प्रयोग होता है, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। चावल संख्या में 1 होने से एकवचन का प्रयोग करेंगे। पकवा देना इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम पाची धातुक प्रत्यांत क्रिया पाचिता का प्रयोग करेंगे। पकवा देना इसका संबंध चावल के साथ है और चावल में हमने अनुवाद के लिए पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, अतः पकवा देना क्रिया का अनुवाद करने के लिए भी पाचित क्रिया पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में प्रयोग की जाएगी।
बाई प्रयोज्यकर्ता होने से तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। और पकवा दिया था इस क्रिया का जो कर्ता है वह हम दोनों हैं और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अतः हम दोनों इसका अनुवाद करने के लिए हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संख्या में 2 होने से द्विवचन का प्रयोग होगा। इस प्रकार हम दोनों ने अपनी बाई से चावल पकवा दिया था, इस वाक्य का अनुवाद होगा आवाभ्याम स्वीयया सेविकया ओदनः पाचितः आसीत्। और अपनी इसका अनुवाद करने के लिए यदि हम स्वसर्वनाम का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा आवाभ्याम स्वेन सेविकया ओदनः पाचितः आसीत्। तो इस प्रकार अब आपको यह बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि पूर्ण भूतकाल का अनुवाद करने के लिए कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में क्रिया का अनुवाद किस प्रकार करना है। पूर्ण भूतकाल की पहचान है कि वाक्य के अंत में था थे थी सुनाई पड़ेंगे और था थे थी का अनुवाद करने के लिए कर्तृवाच्य में हमें कर्ता के अनुसार असधातु लंग लकार के रूप चलाने हैं और कर्मवाच्य में हमें कर्म के अनुसार असधातु लंग लकार के रूप चलाने हैं। था थे थी के साथ प्रयुक्त पकाना आदि क्रियाओं का अनुवाद करने के लिए कर्तृवाच्य में हमें तवतु प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना है और इसके भी रूप हमें कर्ता के अनुसार चलाने हैं। और कर्मवाच्य में हमें त प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना है और इसके रूप हमें कर्म के अनुसार चलाने हैं। यदि हम इतनी बातों का ध्यान रखेंगे तो पूर्ण भूतकाल के वाक्यों का अनुवाद करना संस्कृत में अत्यंत सरल है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। आपको यदि समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।